जय श्री राम। एसएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्धनता या गरीबी एक चुनौती। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस चैप्टर deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. After discussing this multidimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line, causes of poverty, as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter end with broadening the official concept of poverty into human poverty. क्या बोल रहा है? इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है ना। मतलब क्या, इस चैप्टर में गरीबी के बारे में चर्चा की गई है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम रहा है ये। एग्जाम्पल के लिए, इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात ये अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है ना। यानी इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान गरीबी को कैसे देखता है। भारत तथा विश्व में गरीबी की प्रवृत्तियों को गरीबी रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा जाएगा, ठीक है। निर्धनता यानी गरीबी के कारण एवं सरकार द्वारा किए गए गरीबी निवारण के उपाय यानी निर्धनता निवारण के उपाय की भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव गरीबी तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है ना। चलिए इसके बारे में गरीबी को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। गरीबी बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। अभी भी गरीबी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहा है। इंट्रोडक्शन देखिए क्या बोल रहा है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर, है ना। क्या बोल रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे लोग के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन है ना। यानी ऐसे लोग के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते क्या है कि वे गरीब है ना। वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भारी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी, है ना। बोला क्या, दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेजेस और पीपल लिविंग ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर, है ना। क्या बोल रहे हैं कि वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं ना। शहर के भारी से भीड़ झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बच्चे भी यानी बाल श्रम भी हो सकते हैं। समझ बात को। यानी जो गरीब है, गरीब कोई जरूरी नहीं है कि गरीब जिसके पास पैसा ना हो वही हो गरीब, हम उसको भी कर सकते हैं। जिसके पास भूमि नहीं है वो गरीब कहला सकता है ना। शहरों की बड़ी भीड़ झुग्गियों में रहने वाले व्यक्ति को भी हम गरीब कह सकते हैं, है ना। निर्माण स्थलों के बीच यानी जहाँ घर बनता है, ब्रिज बनता है, पुल बनता है, रोड बनता है, वहाँ पर जो डेली बेसिस पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी हम गरीब कह सकते हैं। ढाबों में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको भी हम गरीब कह सकते हैं। समझे बात को। अब क्या बोल रहा है, वे दे कुड ऑल्सो बी बेगर विथ चिल्ड्रेन इन टैटर्स। मतलब क्या, वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं, है ना। चिथड़ों में उठाए बच्चे भी भिखारी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर गरीबी देखते हैं। चारों ओर क्या देखते हैं हम? गरीबी को देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति क्या है? गरीब है। समझ रहे बात को। यानी वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, इनफैक्ट एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। समझ रहे बात को। इनका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं, है ना। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक गरीब का संकेंद्रण है। इस चुनौती को गंभीरता को दर्शाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इनफैक्ट एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, है ना। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लाइव इन पॉवर्टी, है ना। 2011 और 12 का डेटा है ना। अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा अप्रॉक्स टू 27 करोड़ पीपल आर लिविंग क्या? पॉवर्टी, है ना। 27 करोड़ जनता क्या
लोग क्या है गरीबी में जी रहे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स डैट इंडिया इज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। समझ रहे बात को, यानी दुनिया का सेंट्रल सबसे बड़ा गरीब का सेंट्रल कहाँ है, इंडिया है ना। यह इस चुनौती की गंभीरता को क्या करता है, दर्शाता है। सीरियस प्रॉब्लम क्या है, सीरियस चैलेंजेस को ये दर्शाता है। समझे बात को। आगे देखिए क्या बोल रहा है। दो हम लोग को स्टोरी पढ़ना है, दो टिपिकल स्टोरी पॉवर्टी गरीबी का दो स्टोरी पढ़ना है। पहले अर्बन केस देख लेते हैं। अर्बन केस मतलब शहर का स्टोरी है ये। 30-year-old Raman Saran works as a daily wages labor in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand, है ना। 33-year-old राम सरन वर्कर एक है ना, 33 साल के, कितने साल के, 33 साल के एक व्यक्ति जिनका नाम है राम सरन, क्या चीज नाम उनका, राम सरन। वो डेली बेसिस पे काम करता है एज ए लेबर के तौर पे व्हीट फ्लोर मिल में, है ना, यानी रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं ये। ठीक है, कहाँ है ये, रांची झारखंड में। यह ही मैनेज टू अर्न अराउंड ₹1,500 a month when he find employment which is not often। समझे बात को। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1,500 रुपये कमा लेता है। कितना कमा लेता है, 1,500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उनकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। समझ रहे बात को, कितना माह के, 6 माह से लेके 12 माह की आयु के 4 बच्चे उनके परिवार में क्या है, शामिल है। महीने में कितना कमाते हैं, महीने में लगभग 1,500 कमा लेते हैं, जो क्या एक फैमिली को चलाने के लिए क्या संभव नहीं है। समझे। राम सरन का ये जो स्टोरी है बहुत ही दुखदाई है। बहुत ही क्या है, दुखदाई। ओल्ड राम सरन है ना, कैची में काम करते हैं, लेबर के तौर पे काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, व्हीट फ्लोर मिल में काम करते हैं। व्हीट फ्लोर मिल कहाँ है, रांची झारखंड में है ना। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1,500 a month when he find employment। चलिए आगे देखते हैं इस स्टोरी में, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है ना। यानी रामगढ़ के समीप उनके क्या है, माता पिता रहते हैं, उनके लिए भी क्या ये पैसा भेजते हैं। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम सरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है ना। उनके जो पिता है एक तो राम सरन पर निर्भर है, एक उनके भाई जो रहते हैं हजारीबाग में राम सरन के, उनके ऊपर निर्भर है ना। राम सरन के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहते हैं, है ना। राम सरन क्या शहर के एक बाहरी क्षेत्र में रहते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। क्या है, झोपड़ी है जो ईंट और कैसे से बना हुआ है, खपड़ा से बना हुआ है, ईंट मिट्टी और खपड़ा से बना हुआ है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में असंकलित नौकरी का काम करती है ना, तथा 800 रुपये की कमा लेती है। समझ रहे बात को, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। Ram Saran lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. It's a temporary shack built of bricks and clay tiles. His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses. है ना, part-time maid के तौर पे ये काम करती हैं and manage to earn around 800 rupees, है ना। They manage a merge meal of dal and rice twice a डे, है ना। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं ना। पूरा भोजन नहीं जुटा पाते, अल्प भोजन जुटा पाते हैं। समझे बात को। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करता है ना। 300 रुपये और कमा लेता है ना। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते हैं ना। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चों अल्प पोषित रहते हैं, है ना। छोटे जो बच्चे हैं क्या अधिकतर टाइम क्या हमेशा थोड़ा बहुत बीमार ही रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिल पाती। कैसे मिल पाएगी, 1,500 रुपये में महीना घर चलाना बहुत ही बड़ी बात है ना। इतने कम रुपए में हॉस्पिटल का खर्च कैसे उठा पाएंगे ये लोग। देखिए आगे स्टोरी में जानते हैं।
इस स्टोरी समाप्त हो गया। ठीक है, स्टोरी में क्या करा, राम शरण का एक स्टोरी बताया है ना। एक व्यक्ति है राम शरण नाम का, झारखंड के रांची जगह में रहता है। उसके परिवार में कुल 6 लोग हैं, है ना। 6 सदस्य हैं, इसमें से 4 बच्चे हैं। 12 से 6 महीना के बीच के बच्चे हैं उसमें आते हैं, समझ। राम शरण महीना का 1500 कमा लेता है हजारीबाग में। और क्या रामगढ़ में माता पिता भी रहते हैं, उनका भी खर्चा कौन चलाता है, राम शरण और उनका भाई जो हजारीबाग में रहता है ना। उनका बेटा क्या चाय का दुकान किया है, वो भी 30 से 300 रुपये कमा लेता है। और उनकी जो पत्नी है, राम शरण की क्या पत्नी है, पार्ट टाइम मेड का काम करती है, वो भी 800 रुपये कमा लेती है ना। उनकी छोटी बच्ची है क्या, अपने भाई बहनों क्या देखभाल करती है, समझे बात को। अब आगे स्टोरी देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। आगे रूरल केस का स्टोरी है ना, यानी ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण निर्धनता का एक स्टोरी। इसमें हो रहा है क्या, एक लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, है ना। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है ना, यानी उसके परिवार के पास कोई भी लैंड नहीं है। इसीलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है, छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आज मिला तो कल भी मिलेगा, है ना। कल मिला तो परसों मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसको रोज काम मिलेगा ही मिलेगा। आय भी वैसे ही होती है, अगर रोज काम नहीं मिलेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, है ना। जिस दिन काम हुआ उस दिन पैसा मिला। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये मिलते हैं, है ना। कितना रुपये मिलते हैं, 50 रुपये। पूरा दिन का मान लेता है तब भी उसको कितना मिलता है, 50 रुपये मिलता है, पूरा दिन का मिलता है, समझे बात को। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है ना। यानी एक खेत में अगर काम कर दिया पूरा दिन मेहनत से तो उसको कुछ किलो गेहूं चाहे दाल मिल जाता है, चाहे हरी सब्जी थोड़ी बहुत मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता, है ना। इसके परिवार में 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 8। टोटल 8 मेंबर्स आर इन फैमिली ऑफ लखा सिंह, समझे बात को। हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है ना। लखा सिंह गाँव के बाहर कहाँ रहता है, कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बिनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज है, किसी के मरीज है, तपेदिक क्या बोल रहा है, इस फादर टीबी पेशेंट है ना, ट्यूबरक्लोसिस उनको बीमारी है, टीबी का पेशेंट है ना। पास अवे 2 ईयर मरीज थे। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई, है ना। यानी अच्छा से उनको क्या हॉस्पिटलिटी का फैसिलिटी नहीं मिल पाया, इसलिए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है ना। उसकी जो माँ है फिर उनको भी क्या हो गया, टीबी हो गया है। उसका जीवन भी धीरे धीरे छीन हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही काम करना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है, समझ रहे। यानी अच्छा से लोग साबुन और तेल का भी यूज़ नहीं कर पाता, इतना गरीब है वो लोग, है ना। अच्छा से कपड़ा भी नहीं पहन पाता है, मम्मी का इलाज भी नहीं कर पाता है। पापा इलाज के बिना क्या हो गया, मृत्यु हो गई उनकी, समझे। अब देखते हैं दोनों स्टोरी से आप क्या समझे, है ना। तो दोनों स्टोरी से क्या समझे, ऊपर दोनों एग्जाम्पल से गरीबी के अनेक आयामों को दर्शाते हैं, है ना। दोनों स्टोरी में क्या दर्शाया गया है, गरीब के अलग अलग दृश्य को दर्शाया गया है। वे दर्शाते हैं कि गरीबी का अर्थ भूखमरी और आश्रय ना होना है ना। ये दोनों क्या दर्शाते हैं, गरीबी क्या है, भूखमरी है और आश्रय ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमारी आदि इलाज नहीं करवा पाते, तो गरीबी का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है, समझे बात को। गरीबी उसको भी कहेंगे अगर जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, समझ लीजिए क्या है, वो भी क्या है, गरीब है। अगर आपको अच्छा साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, आपका बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, समझ लीजिए आप क्या है, गरीब है ना। गरीब का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव जो है, इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है ना। अगर आपको रोज रोजगार नहीं मिल रहा तो समझिए क्या है, यू आर पुअर। तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का
अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है ना। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है ना। गरीब लोग के साथ हमेशा क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे खेत हो, गरीब लोग को वहाँ क्या होता है, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय गरीबी से बाहर निकाला स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है ना। यानी भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अपने गरीब लोगों को क्या गरीबी से क्या निकालना, बाहर निकालना सबसे बड़ा क्या है, बिगेस्ट चैलेंज है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते हैं कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। समझे बात को। यानी महात्मा गांधी कहते थे क्या कि भारत तब जाके आज़ाद होगा जब यहाँ का हर एक व्यक्ति क्या होगा, गरीबी से बाहर निकलेगा, है ना। क्या होगा, गरीबी से बाहर निकलेगा। देखिए, पॉवर्टी है सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। देखिए, सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से गरीबी को कैसे देखा जाता है ना। एंड पॉवर्टी है सीन बाय सोशल साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, गरीबी के अनेक पहलू है। गरीबी क्या है, अनेक पहलू है। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं, है ना। जो सामाजिक यानी सोशल साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ इंडिकेटर के माध्यम से क्या देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। लेकिन अब गरीबी को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। यानी सोशल साइंटिस्ट गरीबी को ऐसे देखते हैं, है ना। गरीबी यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है क्या है, वो गरीब है ना। समझ रहे बात। वो कुपोषण का शिकार है, क्या है, वो गरीब है। उसको अच्छा से इलाज नहीं हो रहा है, वो क्या है, गरीब है। स्वस्थ नहीं रहता है, क्या है, वो गरीब है। रोजगार नहीं मिलता है ना, तो क्या है, वो गरीब है। समझे बात को। सुरक्षित पेयजल मतलब साफ सुथरा पानी उसको नहीं पीने के लिए मिल रहा है, समझिए क्या वो है, गरीब है ना। ये सारे क्या है, वेरियस इंडिकेटर है गरीबी को देखने के लिए। गरीबी कौन देखते हैं इस प्रकार से, सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिक देखते हैं। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत ही सामान्य होता जा रहा है ना। अब देखेंगे हम कि पॉवर्टी जो है सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित कैसे है, ठीक है। तो सामाजिक अपवर्जन क्या होता है, सामाजिक अपवर्जन को क्या बोलते हैं, सामाजिक अपवर्जन को बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, है ना। सोशल एक्सक्लूजन को हिंदी बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। समझ रहे बात को। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पीपल एक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी और बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। समझ रहे बात को। क्या बोल रहा है, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनता को बेहतर माहौल और अधिक, है ना, अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। समझे बात को। आगे क्या बोल रहा है, social exclusion can be both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individual or group are excluded from facility, benefits and opportunity that others enjoy. है ना। क्या बोल रहा है कि सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे करते हैं, है ना। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत की जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातिया के लोगों को समान अवसर से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन सामाजिक अपवर्जन मतलब क्या, सोशल एक्सक्लूजन की आय की बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी अधिक क्षति पहुंचा सकता है। समझे। सोशल एक्सक्लूजन 10 में लीड टू
बट कैन काउज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम। समझ रहे बात को? क्या बोल रहा है कि सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है ना। अगर सोशल एक्सक्लूजन रहा तो गरीबी क्या होगा और बढ़ेगा, गरीबी क्या होगा और बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मली सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है ना, नॉर्मली सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि इट इज़ ए क्या प्रोसेस है ना, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ग्रुप ऑफ पीपल्स है ना हु नॉट एबल टू टेक फैसिलिटी और एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी। समझ रहे बात को ना, यानी क्या सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है इनको, क्या चीज़ के बहुत सारे कारणों के कारण सुविधाओं को लाभ नहीं मिल पाता है, उसे क्या बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं। समझे बात को? और उनको सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा, दूसरे व्यक्ति क्या उनसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। समझे बात को? ये क्या बोल रहा है, वल्नरेबिलिटी। देखिए वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी को बोलते हैं असुरक्षा। क्या बोलते हैं इसको? असुरक्षा इसको बोला जाता है ना। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल है ना, और इंडिविजुअल of becoming or remaining poor in the coming year. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding or alternative living in the terms of asset and education, health and job opportunity. समझ रहे बात? क्या बोल रहा है, गरीबी के प्रति असुरक्षा एक माप है, क्या है, एक मेजर्स है जो कुछ विशेष समुदाय या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने का यानी गरीब होने या गरीब बनने रहने की अधिक संभावना जताता है ना। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए भिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्प से होता है ना। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिम से निपटने की उनकी सामाजिक और अधिक आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोग के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई भी बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। क्या है निरूपण? क्या है? असुरक्षा है। समझे बात को? वल्नरेबिलिटी को क्या बोलते हैं? असुरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असुरक्षा बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, असुरक्षा क्लियर है ना। आप बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, देखिए क्या बोलते हैं है ना। पॉवर्टी लाइन क्या है? गरीबी पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः गरीबी रेखा की अवधारणा होती है ना। गरीबी के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है ना। किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है यदि उसके आय का उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो, है ना। यानी क्या बोल रहा है, पॉवर्टी लाइन उसको बोलेंगे। द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, है ना। कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन ऑफ लेवल, है ना। नॉर्मली पॉवर्टी क्या कैसे देखा जाता है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, है ना। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड, है ना। मतलब क्या बोल रहा है, एक ऐसे पर्सन को गरीब तभी कहेंगे जब उसका जो इनकम है उसका क्या है, कंजम्पशन लेवल गिर जाता है। क्या गिर जाता है? कंजम्पशन लेवल क्या हो जाता है? गिर जाता है, मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर जाता है, समझे। तो व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्री, देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेस, है ना। जो गरीबी रेखा है क्या है, समय और जगह के अनुसार क्या रहता है, होते रहता है, बदलते रहता है, समझे। समय और जगह के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। प्रत्येक देश से काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उससे स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है ना। एग्जाम्पल ये क्या है, अमेरिका में आप जाइएगा, गरीबी वहाँ पे उसको
गरीब व्यक्ति उसको बोलेंगे जिसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ऐसे भारत में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके पास गाड़ी नहीं है। समझे बात को? भारत में निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है ना। नहीं, लेकिन भारत में अगर गरीबी को देखना है तो क्या चीज़ पे देखा जाता है? शिक्षा पे देखा जाता है गरीबी को, कपड़ा पहनने का, है ना, ईंधन पे देखा जाता है, प्रकाश पे देखा जाता है, मेडिकल रिक्वायरमेंट पे देखा जाता है कि आप कैसे, आप गरीब है कि क्या है, अमीर है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता है ना, यानी भोजन की आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में क्या अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है ना। इसके परिकल्पनाओं के आधार पर 2011-2012 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया है ना। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्र में अपनी मूल आवश्यकता पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का यानी गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। आगे देखिए क्या बोल रहा है। निर्धनता के अनुमान यानी गरीबी के अनुमान, है ना। तालिका 3.1 के क्या टेबल फ्रॉम द टेबल 3.1 that there is a substantial decline in the poverty ratio in India from about 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004-5, है ना। नीचे टेबल के अनुसार क्या गरीबी रेखा धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है ना। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे 1993 से लेकर 1994 में लगभग 45% से वर्ष 2004-2005 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है ना। 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धन रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004 से 5 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन, वर्ष 2011-12 जिसमें औसत गिरावट 2.2% यानी 2.2% वर्ष 2004 से 5 और 11 से 12 के बीच में हुई है। वल्नरेबल ग्रुप इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं असुरक्षित समूह। क्या बोलते हैं इसको? असुरक्षित समूह।
है ना। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। समझ रहे बात को। इन सभी समूहों के निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों में 100 में से 43 है ना लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर, निर्धनता रेखा के नीचे लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्र में 29% अनुसूचित जातियों भी निर्धन है ना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप में सुविधा वंचित सामाजिक समूह हो। ठीक है, आज भर इतना ही रहने दीजिए, कल पढ़ेंगे इसको फिर से, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे।